हाय एवरीवन, गोल्डन पेडागॉजी बाय यूवी में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सबने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दिया होगा। सब्सक्राइब करने से आप अपडेटेड तो रहेंगे ही, साथ ही हमें भी पता चलता रहेगा कि आप लोग हमारा ये चैनल लाइक कर रहे हैं, जिससे हमें और भी कंटेंट बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहेगा। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ आपने डिस्क्लेमर भी पढ़ लिया होगा। हमारा इंस्ट्रक्शन देने का माध्यम रहेगा इंग्लिश, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ, जबकि बुलेट पॉइंट्स इंग्लिश में रहेंगे। चलिए सीधे जंप करते हैं टॉपिक पर। हाय एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन पेडागॉजी बाय यूवी। I hope you all must have subscribed to our channel and also have pressed bell icon, which shall keep you updated and also shall help us know how well you guys are liking our channel, so that we continue being motivated to create new content. I also believe you all must have gone through our disclaimer. The medium of instruction shall be English for understanding of a wider audience. However, the bullet points provided shall be in English language. Let's straight away jump over to the topic. सब्जेक्ट है ज्यूरिस्प्रूडेंस, टॉपिक है नेचर, स्कोप, कंटेंट्स, यूटिलिटी या इम्पोर्टेंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। नेचर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस बेसिकली क्या है? ज्यूरिस्प्रूडेंस की नेचर या उसका प्रकृति किस प्रकार की है। ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो बेसिकली अदर सोशल साइंसेस से बिल्कुल डिफरेंट है। डिफरेंट इन द सेंस कि वो कोडिफाइड नहीं है और वो एक ग्रोइंग सब्जेक्ट है। सेकेंडली, ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो उसको साइंस कहना ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। हालांकि इसमें डिफरेंट ओपिनियंस है। बहुत लोगों ने कहा ये आर्ट है, बहुतों ने कहा ये साइंस है, बट कॉलिंग साइंस विल बी मोर प्रॉपर, क्योंकि कंक्लूजन्स जो ज्यूरिस्प्रूडेंस में डिराइव करे जाते हैं वो सिस्टमेटिक स्टडी के बाद करे जाते हैं। इसमें बहुत से ज्यूरिस्ट जैसे कि अगस्ट कॉम्टे हुए हैं, उन्होंने अपनी इस स्टडी को कन्फाइन किया है कि बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्स रिजेक्टिंग हाइपोथेटिकल कंसिडरेशंस। मतलब उन्होंने जो फैक्ट्स देखे, उनको ऑब्जर्व किया, उनसे उन्होंने अपनी स्टडी का बेस लिया, ना कि कोई हाइपोथेटिकल या मनगढ़ंत कंसिडरेशन से उन्होंने अपनी स्टडी को बेस किया। इसमें एक बात और पहले पॉइंट में जोड़ने वाली ये है कि उसका जो ज्यूरिस्प्रूडेंस का इंक्वायरी सिस्टम है वो अदर सब्जेक्ट से थोड़ा डिफरेंट है। वो अलग टाइप के क्वेश्चंस, अलग नेचर के क्वेश्चंस ज्यूरिस्प्रूडेंस की जो स्टडी है वो पूछती है या उसको देखती है। अब आ जाते हैं सीधे स्कोप ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस पे। ज्यूरिस्प्रूडेंस का स्कोप क्या है, दायरा क्या है? ज्यूरिस्प्रूडेंस का स्कोप जो है वो सालों के साथ साल बर साल बड़ा है, वाइडन हुआ है। सेकेंडली, ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो बोथ इंटेलेक्चुअल और आइडियलिस्टिक एब्स्ट्रैक्शन है, एज वेल एज बिहेवियरल स्टडी ऑफ मैन इन सोसाइटी। वो कह रहा है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो इंटेलेक्चुअल और आइडियलिस्टिक एब्स्ट्रैक्शन, मतलब डिफरेंट आइडियाज़ और उसका एक इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ का एक डील करने का तरीका है। थर्डली, ज्यूरिस्प्रूडेंस में बेसिकली वी आस्क, हम ये पूछते हैं कि रूल जो है वो लीगल रूल बनने के लिए उसमें है क्या जो वो लीगल रूल बने, ना कि हम इस चीज़ से कंसर्न होते हैं कि उन रूल्स को अप्लाई कैसे किया जाए प्रॉब्लम पे। जब तो सिंपल वर्ड्स में कि बेसिकली वी आर मोर फोकस्ड, या हम ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड होते हैं कि जो लीगल रूल्स हैं या जो भी चीज़ें हैं उनके अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स या उनके कंसेप्ट्स या फीचर्स क्या हैं, किस बेसिस पर वो रूल बनाए तो क्यों बनाए। अब आ जाते हैं कंटेंट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस पे। ज्यूरिस्प्रूडेंस के कंटेंट्स क्या हैं? सबसे पहला इसका सोर्सेज। बेसिक फीचर ऑफ लीगल सिस्टम इज़ फाउंड इन इट्स अथॉरिटेटिव सोर्सेज एंड नेचर एंड वर्किंग ऑफ अथॉरिटी बिहाइंड द सोर्सेज। एग्जाम्पल कस्टम्स, लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट्स एट्सेट्रा। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस की स्टडी शुरू करने के लिए या देखने के लिए पहली चीज़ है सोर्सेज। कहाँ से लॉ या वो चीज़ें आई हैं जिनको हम पढ़ेंगे, जिनके ऊपर हम स्टडी करेंगे, तो वो कहाँ से आते हैं? बेसिकली कस्टम से आए, या प्रेसिडेंट्स कोई बने हैं सोसाइटी में, या कोई जजमेंट्स पास हुई हैं उनसे प्रेसिडेंट्स आए हैं, वो सारी चीज़ें। सेकेंडली, लीगल कॉन्सेप्ट्स। इसमें क्या होगा? ज्यूरिस्प्रूडेंस का कंटेंट दूसरा जो है ये लीगल कॉन्सेप्ट। इसमें क्या है? कॉन्सेप्ट्स का एनालिसिस करना, जैसे कि राइट्स,
राइट का एक कंसेप्ट होता है, फंडामेंटल राइट, अदर राइट्स जो हम बात करते हैं। फिर है प्रॉपर्टी का क्या कंसेप्ट है, ओनरशिप का क्या कंसेप्ट है, पोजेशन का क्या कंसेप्ट है, लीगल पर्सनैलिटी क्या होती है, नेग्लिजेंस क्या है। तो ये सारी चीज़ों की स्टडी, अलग अलग लीगल कॉन्सेप्ट्स की, ये भी एक ज्यूरिस्प्रूडेंस का पार्ट है, मतलब उसका एक कंटेंट है। थर्डली लीगल थ्योरी एज इन लॉ, जो वो एज इट एग्जिस्ट, मतलब जो लॉ एग्जिस्टिंग लॉ जो है और किस मैनर में वो लॉ क्रिएट हुआ है और कैसे उसको एनफोर्स किया जाता है। तो ये सारा कंटेंट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है। अब आ जाते हैं यूटिलिटी या इम्पोर्टेंस ज्यूरिस्प्रूडेंस की क्या है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट्स हैं, तो आप कोशिश करिए इसको ध्यान से सुनिए और जितने आप इसको मेमोराइज़ कर सकते हैं आप मेमोराइज़ करिए। पहला, सैलमन ने क्या बोला है। सैलमन ने कहा है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस हैज़ इट्स ओन इंट्रिंसिक इंटरेस्ट लाइक एनी अदर सब्जेक्ट, मतलब ज्यूरिस्प्रूडेंस का अपना एक खुद का इंट्रिंसिक वैल्यू भी है। मतलब ज्यूरिस्प्रूडेंस ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ पे डिपेंडेंट है, बल्कि ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ने का खुद का एक इंट्रिंसिक इंटरेस्ट है। जैसे कि हम और किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं वो सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, तो ज्यूरिस्प्रूडेंस भी सिर्फ ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ने के लिए पढ़ा जाता है। ऐसा नहीं कि किसी और कुछ जाना चाहते हैं तो हम ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं, अपना खुद का ज्यूरिस्प्रूडेंस का एक वजूद भी है। सेकेंडली, प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी। बेसिकली इसमें क्या है कि लॉ जो इतना कॉम्प्लिकेटेड लॉ है, हमें लगता है बड़ा कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए और मैनेज करने के लिए ज्यूरिस्प्रूडेंस की स्टडी बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंस है। थर्डली, एजुकेशनल वैल्यू। बेसिकली लीगल कंसेप्ट्स का जो लॉजिकल एनालिसिस है उससे क्या होगा, लॉयर्स का खुद का एक दायरा बढ़ता है सोच का। आप देखें कोई भी लॉ बना होता है तो आप उसके पीछे का अगर वो समझते हैं उद्देश्य ये कि भाई ये लॉ बना है, इसके पीछे का ये रीज़न है, इसलिए है, तो आपकी मानसिकता भी बढ़ती है, आपको उस पर फ्लेक्सिबिलिटी आती है सोच में, आपका सोच का दायरा बढ़ता है। कई बार ये होता है, हमको लगता है अरे यार ये लॉ तो बिल्कुल गलत है या हमारे हिसाब से ये है, लेकिन जब हम उस चीज़ को एक वाइडर पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हमारे खुद के माइंड में एक फ्लेक्सिबिलिटी आती है। सेकेंडली, हम सोशल रियलिटीज़ से, जिससे हम बहुत बार अवेयर नहीं होते, उससे भी हम अवेयर होते हैं, जिनका कि मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस में बहुत रेलेवेंस है, क्योंकि सोशल रियलिटीज़ के बेस पर ही बहुत से लॉज बनाए जाते हैं। फोर्थली, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज़ एन आई ऑफ लॉ एंड इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशन कॉल्स फॉर एन इंक्रीज्ड कम्प्लेक्सिटी ऑफ लीगल डिटेल्स। वो कह रहा है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो लॉ की आई है। लॉ की आई इन द सेंस क्या, कि किस नज़रिए से देखा जाए चीज़ को, मतलब कोई पर्टिकुलर लॉ बना तो उसको कैसे देखें, कुछ नज़र से देखें। आई इन द सेंस नज़र। तो क्योंकि ह्यूमन रिलेशंस आए दिन बहुत कम्प्लेक्स होते जाते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि लिव इन रिलेशनशिप्स हैं, और चीज़ें जो सोसाइटी में धीरे धीरे चेंज होती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। विडो मैरिज पहले नहीं था, फिर अलाउ हुआ। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र ये बेसिकली ज्यूरिस्प्रूडेंस हमको हेल्प करता है कि हम कैसे उसको देखें, चीज़ों को देखें या लॉ को देखें। फिफ्थ पॉइंट है, इट हेल्प्स जजेस एंड लॉयर्स टू अंडरस्टैंड ट्रू मीनिंग बिहाइंड लॉज पास्ड बाय प्रोवाइडिंग रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। सिंपल पॉइंट है, इसका मतलब ये है कि जजेस और लॉयर्स को भी हेल्प मिलती है ज्यूरिस्प्रूडेंस की स्टडी से, कि उनको अल्टीमेटली असली मीनिंग पता चले, जो लॉज पास हुए इसके पीछे का क्या मीनिंग है, क्या उद्देश्य है, और उनको इंटरप्रिटेशन के रूल्स की, किस लॉ को कैसे इंटरप्रेट करना है, किस लाइट में इंटरप्रेट करना है, वो सब चीज़ें उनको समझ आ जाए, जिससे कि वो बेटर जजेस या बेटर लॉयर्स बन पाएँ। सिक्स्थ पॉइंट है, इट हेल्प्स इन रैशनलाइजिंग थिंकिंग ऑफ स्टूडेंट्स एंड प्रिपेयर्स देम फॉर अपराइट सिविल लाइफ। इसका मतलब कि स्टूडेंट्स की जो एक थिंकिंग है वो एक रैशनल थिंकिंग हो जाए, ना कि एक पर्टिकुलर जो फिक्स्ड ओपिनियंस हैं माइंड में होते हैं कई बार हमारे, कि भाई हम ये सोच रहे हैं तो हम यही सोचते हैं, या हमने जहाँ बचपन से जो सीखा है देखा है। नहीं, ज्यूरिस्प्रूडेंस आपको एक प्रोवाइड करता है रैशनल थिंकिंग, कि आप हर चीज़ को एक रैशनल एंगल से देखें, क्या सही है क्या गलत है, आपको एक वाइडर पर्सपेक्टिव, तो जिससे कि आप एक अपराइट, मतलब सीधी सिविल लाइफ, ऑनेस्ट सिविल लाइफ जी पाएँ।
7th, इट इज़ हेल्पफुल टू लेजिस्लेटर्स फॉर लॉ मेकिंग। जो हमारे लेजिस्लेटर्स हैं, जो पार्लियामेंट में लॉ बनाते हैं, अगर ज्यूरिस्प्रूडेंस का उनको आइडिया होगा, उनको नॉलेज होगी, तो वो बेटर लॉ मेकिंग कर सकते हैं। 8th पॉइंट है, इट प्रोवाइड्स रूल्स फॉर इंटरप्रेटिंग लॉ। इंटरप्रेटिंग लॉ मतलब कि लॉ को कैसे इंटरप्रेट करना है। लेजिस्लेटर ने लॉ बना दिए, अब एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज़ को कैसे उसको इंटरप्रेट करना है, जुडिशरी को कैसे इंटरप्रेट करना है, उसके रूल्स या वो सारी चीज़ें भी आपको समझ आएंगी जब आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस की मोटी मोटी नॉलेज होगी। 9th पॉइंट है, लॉ एंड इट्स नेचर विल इनेबल वन टू अंडरस्टैंड राइट्स, ड्यूटीज़ एट्सेट्रा एंड विल मेक देम गुड सिटीजन्स। एक बार आपको लॉ और उसकी नेचर जब समझ आ जाएगी कि भाई लॉ क्यों है, क्यों ये लॉ को अबाइड करना होता है, क्या उसकी नेचर है, क्यों बना है, तो आप बेसिकली क्या है, आप एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं, आप लॉ अबाइडिंग सिटीज़न बन सकते हैं। 10th पॉइंट है, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर सोशियोलॉजिस्ट्स एंड मॉरलिस्ट्स इन फाइंडिंग आउट द चेंजेस दैट टुक प्लेस इन सोसाइटी। इनफैक्ट लॉ की जब स्टडी करते हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस की, कैसे लॉ बढ़ा, कैसे कैसे चेंजेस आए, तो वो सोशियोलॉजिस्ट और मॉरलिस्ट जो लोग होते हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है। उनको वो भी जब सोसाइटी की पूरी अंडरस्टैंडिंग या पूरी स्टडी करते हैं तो उनको पता चलता है कि भाई किस लॉ से क्या सोसाइटी में लॉ के हिसाब से भी चेंजेस आए थे। और 11th पॉइंट है, RWM डायस एक ज्यूरिस्ट हुए हैं, उन्होंने बोला है कि इट गिव्स द अपॉर्चुनिटी फॉर द लॉयर टू ब्रिंग थ्योरी इनटू फोकस एज लॉ शुड सर्व द पर्पस ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। उन्होंने कहा कि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस की स्टडी है वो लॉयर को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि जो थ्योरीज़ हैं वो फोकस में लाई जाएं या वो प्रैक्टिस में आएँ, जिससे कि लॉ जो है वो एक सोशल इंजीनियरिंग का पर्पस भी फुलफ़िल कर पाए। सो बहुत ब्रीफ में सोशल इंजीनियरिंग का बता रहा हूँ। सोशल इंजीनियरिंग बेसिकली एक है कि कैसे सोशल चेंज और फ्यूचर डेवलपमेंट, जो सोसाइटी का बिहेवियर है, डेवलपमेंट है, उसको कैसे मैनेज करना है या प्लान करना है, ये सब चीज़ें सोशल इंजीनियरिंग में आ जाती हैं। गाइस, इसमें लास्ट में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा नेचर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस में, कि जैसे ऑगस्ट कॉम्टे का बताया था वैसे ही अदर ज्यूरिस्ट जिनकी डेफिनेशन हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ी थी, जैसे कि पैटर्न हो गए, रॉस्को पाउंड हो गए, उनके हिसाब से भी अगर देखें तो ज्यूरिस्प्रूडेंस को राइटली हम ट्रीट कर सकते हैं एज ए साइंस, जैसे कि हम अदर सोशल साइंसेस को ट्रीट करते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पे साइंस जब हम बोल रहे हैं यहाँ पे तो एज ए सोशल साइंस बोल रहे हैं, नॉट एज ए प्योर साइंस। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इनकी तरह साइंस नहीं है ज्यूरिस्प्रूडेंस, इट इज़ अ सोशल साइंस लाइक अदर साइंसेस। तो गाइज, इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। बहुत ही ब्रीफ में मैंने आपको एक फ्रेमवर्क दे दिया है। आई होप आप इस पर बिल्ड करके और बहुत अच्छे से क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएंगे। ज़्यादातर मैंने कोशिश करी है कि सारे पॉइंट्स मैं इसमें इंक्लूड कर दूँ, इनकॉर्पोरेट कर दूँ। और कोई भी आपकी क्वेरी हो या कुछ हो तो आप सजेशन बॉक्स में लिखिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम हम और टॉपिक्स में वो चीज़ें भी इनकॉर्पोरेट कर पाएँ। थैंक यू।